Assalamu alaikum, everyone. How are you? Hope everyone is doing great. So this is lecture number two for the series of lectures for our course Water Supply and Wastewater Management. So in this lecture two, we will start discussing about the water quality criteria and water quality parameters. So I guess there are 35 slides I made for this. इसमें से जो है हम एक लेक्चर में आधे कवर कर लेंगे मे बी it will take 2 or 3 lectures to cover the water quality criteria and parameter topic. So let's start in this lecture 2 from the water quality criteria and its standards. तो स्टार्ट ले लेते हैं वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया और पैरामीटर्स में जो हम स्टार्ट करेंगे वाटर क्वालिटी के क्राइटेरिया से। ठीक है, इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, एक हमने क्राइटेरिया वाटर क्वालिटी का डिस्कस करना है और वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स क्या हैं, जिनके ऊपर उतरने के बाद आपका पानी जो है पीने के काबिल होता है। तो वाटर क्वालिटी की क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स जो हैं उनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पानी है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सही हो गया। तो सबसे पहले वाटर सप्लाई सिस्टम में हमारा यूज़ होता है, जैसे म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल यूजेस होती हैं, रिक्रिएशनल वाटर यूज़ होता है स्विमिंग वगैरह बोटिंग वगैरह के लिए, और फिशरीज में यूज़ होता है कमर्शियल और स्पोर्ट्स। तो ये तीन जो डिफरेंट यूजेस हैं, इसके अंदर भी जाहिर सी बात है इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी मेंटेन रखनी होती है। पीने की एक अलग क्वालिटी होगी, उन स्टैंडर्ड्स पे पानी को उतरना चाहिए। रिक्रिएशन वाले के अलग स्टैंडर्ड्स होंगे, फिशरीज जो कमर्शियल और स्पोर्ट्स के यूज हैं उनके अलग क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अब क्वालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? वाटर क्वालिटी हम किस चीज को कहेंगे? Water defines those chemical, physical, and biological characteristics by which we can evaluate the uh, acceptability of water for a particular use. मतलब जो हम बाद में पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल डिफरेंट पैरामीटर्स होती हैं, उनके डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर जब वो पानी उतरता है, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एक्सेप्टेबल होता है, वो फिर उस स्टैंडर्ड पे उतरता है, तो हम उस पानी को फिर उस पर्पस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई के लिए हो, रिक्रिएशनल के लिए हो या फिशरीज के लिए हो। तो अब वाटर के अंदर डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से वाटर का स्टैंडर्ड खराब हो जाता है या वाटर के अंदर पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो इस इम्प्योरिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, एक हमारे डिजोल्व इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व होती हैं, और सस्पेंडेड वाली वो होती हैं जो पानी के अंदर आपकी डिजोल्व नहीं होती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है, अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स में इम्प्योरिटीज में क्या आती हैं आपकी, और डिजोल्व इम्प्योरिटीज में क्या आती हैं। जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने सस्पेंडेड में डिजोल्व इम्प्योरिटीज का जिक्र किया था। तो सस्पेंडेड में आपके बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी, प्रोटोजोआ, सिल्ट, ये सारी चीजें आती हैं। बैक्टीरिया की वजह से डिजीज क्रिएट होती हैं आपके, एल्गी की वजह से आपके पानी का कलर, ऑर्डर, टेस्ट, एबिलिटी, इन चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक हो गया, आपका पानी का कलर चेंज होता है तो वो इनकी वजह से हो रहा होता है, या उसके अंदर टेस्ट में कोई डिफरेंस आता है तो वो इनकी वजह से। सिल्ट्स होती हैं जो सस्पेंडेड पार्ट इम्प्योरिटीज हैं, उनकी वजह से टर्बिडिटी आपके पानी का बढ़ जाता है। तो इसी तरह डिजोल्व जो इम्प्योरिटीज हैं उनके अंदर फिर आपकी आती हैं आयरन, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह हो गई, जिनकी वजह से आपको पानी का हार्डनेस हो रहा होता है। SO4 हो गया आपका, आयरन, मैग्नीज, फ्लोराइड, लेड, ये सारी आपकी इम्प्योरिटीज, डिफरेंट इम्प्योरिटीज हैं, साल्ट की इम्प्योरिटीज। ठीक हो गया, आयरन का साल्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम का साल्ट, फ्लोराइड का साल्ट, ये सारी चीजें। तो अब ये डिजोल्व इम्प्योरिटीज जो है, इनके अंदर फिर इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो आपके साल्ट हो गए, फिर आपकी गैसेज होती हैं। ठीक हो गया, साल्ट और गैसेज होती हैं। साल्ट के अंदर ये आपकी चीजें आ गई, और गैसेस के अंदर जो हैं डिजोल्व इम्प्योरिटीज में
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, ये होती है चीज़ें। तो H2S की वजह से आपके पानी का और स्मेल पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, पानी स्मेली हो जाता है। और ऑक्सीजन जो है कोरोसिवनेस ऑफ मेटल्स, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो उसकी वजह से आपके पानी में एसिडिटी हो जाती है। तो ये आपकी इम्प्योरिटीज हो गई, ठीक हो गया, डिजोल्व और सस्पेंडेड। अब नेक्स्ट चीज है, आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पोर्टेबल वाटर किसको कहते हैं। आपका जो पोर्टेबल वाटर वो होता है जो आपको पीने के लिए सेफ हो, उसके अंदर ओडोर, टेस्ट वगैरह या फिर एसिडिटी या मेटल्स की इन्वॉल्वमेंट इस तरह की चीजें ना हो, बिल्कुल सेफ हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स पे उतरने वाला पानी हो, जो पीने के लिए सेफ हो, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ठीक हो गया। अब पानी जब पोल्यूट होता है तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से काफी डिफरेंट किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं, उनको हम वाटर बर्न डिजीज कहते हैं। तो लेट्स सी, कुछ डिजीज का नाम यहाँ पे जिक्र है। कुछ बैक्टीरिया की वजह से डिजीज जनरेट होते हैं, कुछ वायरस की वजह से, उनको वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से जो है, एक रफ एस्टिमेट है कि देर आर 50 वाटर बर्न डिजीज बैक्टीरिया की वजह से जो होती हैं। उसमें से कुछ, टाइफाइड आपका एक एग्जांपल है, पैराटाइफाइड, क्लोरा, ये सारी कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। वायरस की वजह से जो होती हैं, वायरल डिजीजेज जो हैं, इन्फेक्शियस डिजीज डिफरेंट किस्म की होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस है आपका, पोलियो वगैरह है। ठीक है, इंटेस्टाइन या स्टमक की जो डिजीजेज होती हैं तो पानी के अंदर जो, अब पहले जैसे बैक्टीरियल डिजीज का जिक्र किया, पानी के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया के पाए जाते हैं, एक पैथोजेनिक होते हैं, एक नॉन पैथोजेनिक। ठीक हो गया। पैथोजेनिक की वजह से आपकी डिजीज, बीमारियां पैदा होती हैं पानी के अंदर, लेकिन जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं होती। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो पानी होता है, वाटर, दो तरीकों से आपको मिलता है, एक तो ग्राउंड वाटर होता है, एक सरफेस वाटर होता है। ग्राउंड वाटर जो आपका होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया से फ्री होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया हमेशा आपका सरफेस वाटर पे पाया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ वाटर बर्न जो डिजीज थी उनसे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन थी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के दौरान, जो इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो है WHO गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक गाइडलाइन बनाई हुई है, अपने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। मतलब अगर उस स्टैंडर्ड पे कोई पानी उतरता है तो फिर वो पोर्टेबल वाटर है, जैसे हमने जिक्र किया, जो ड्रिंकेबल है, जिसको सेफ टू ड्रिंक है, जिसको हम पीने के काबिल समझते हैं। तो primary aim of these guidelines for drinking water quality is the protection of public health and diminution or reduction to a minimum of constituents of water that are known to be hazardous to health। ठीक हो गया। इनका मकसद क्या है, मेन एम, इनका प्राइमरी एम यही है कि पानी के अंदर ऐसी चीज़ें या इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं जिनकी वजह से पानी आपके पीने के काबिल नहीं होता, उसको मिनिमाइज करें। जो हेल्थ के लिए हेजर्डियस है उन चीज़ों को ख़त्म करके, उसको मिनिमाइज करके, उसको पीने के काबिल बनाए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है WHO का। इन लोगों ने गाइडलाइंस भी इसी हिसाब से सेट किए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है, अभी तक कोई नेशनल लेवल पे ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को मेयर कर सकें। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर WHO की गाइडलाइंस है, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो WHO ने जो अपने गाइडलाइंस, उनको 3 बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया हुआ है। एक तो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी पानी का बताएंगे, और दूसरा आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आपके पानी के अंदर देखेंगे, और तीसरे में एस्थेटिक क्वालिटी पानी का चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी चेक करते हैं। उसके अंदर जैसे टेबल में गिवन है, ये ऑर्गेनिजम्स है, ये वाली ऑर्गेनिजम्स, ये इनका यूनिट और गाइडलाइन वैल्यू है, WHO का जो गाइडलाइन है, इन वैल्यूज को
फॉलो करना लाजमी है। अगर इनसे एक्सीड कर रहा है दैट मीन्स दैट वाटर इज नॉट पोर्टेबल, वो पीने के काबिल नहीं है। ठीक हो गया। तो ई कोली जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके पानी के अंदर 100 मिलीलीटर पानी जो होगा उसके अंदर कितने होने चाहिए? 0, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोलिफॉर्म जो है वो भी नहीं होना चाहिए, 0। और इसमें 3 लिखा हुआ है नेक्स्ट में कोलिफॉर्म इन एन, आगे रिमार्क्स भी गिवन है। रिमार्क्स में आप देखें इन एन ओकेजनल सैंपल बट नॉट इन 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स। कभी कभार एक्सेप्टेबल है कि उसके अंदर उसकी वैल्यू 3 आ जाए, गाइडलाइंस की जो वैल्यू उसमें कॉलीफॉर्म की वैल्यू 3 आ जाती है तो वो फिर एक्सेप्टेबल है। कब एक्सेप्टेबल है? ओकेजनल सैंपल्स बट नॉट इन 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स, 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स में नहीं आना चाहिए। तो ये आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, इनको फॉलो करना लाजमी है, तब जाके वो पानी आपका पोर्टेबल होगा। और अगला है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट पानी के अंदर जो मौजूद होती हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया डब्ल्यूएचओ ने। आर्सेनिक जो है आपका पानी के अंदर 0.05 मिलीग्राम पर लीटर अगर हो गया तो वो आपके पीने के काबिल है। अगर इससे ज्यादा होता है, डब्ल्यूएचओ का जो स्टैंडर्ड सेट है, इससे ज्यादा होता है तो वो फिर उससे आपके स्किन को अफेक्ट होगा और दूसरे कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं, इतना सीवियर होगा। इसी तरह क्रोमियम का आपके गिवन स्टैंडर्ड, इसी तरह जितने भी सारे कंस्टिट्यूएंट जहाँ पे मौजूद हैं उनकी वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू गिवन है, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर इससे एक्सीड करेगा फिर इस तरह की डिफरेंट बीमारियां ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकती हैं। तो दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जो डब्ल्यूएचओ ने दिए हैं, ये स्टैंडर्ड्स पीने के पानी के अंदर फॉलो करने लाजमी हैं। और इसी तरह जो थर्ड और हमारा लास्ट वाटर की क्वालिटी को मेयर करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइन दिया वो एस्थेटिक क्वालिटी है। एस्थेटिक क्वालिटी आपका हो गया कंसर्न विद द अपीयरेंस, मतलब आपका पानी दिखता किस तरह, उसका टेस्ट किस तरह का, ये चीज है ना, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाना। तो टर्बिडिटी, डब्ल्यूएचओ बोलती है कि टर्बिडिटी की वैल्यू जो है आपकी 5 से ज्यादा ना हो, और टर्बिडिटी का यूनिट होता है एनटीयू, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इसको बोलते हैं। टेस्ट एंड ओडोर आपका जो है इनऑफेंसिव टू मोस्ट कंज्यूमर्स। ठीक हो गया, मतलब पीने से आपको अंदाजा हो जाता है ना कि पानी के अंदर टेस्ट चेंज हुआ या क्या हुआ, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई वैल्यू की कोई स्टैंडर्ड नहीं रखी है कि इतना 5, 6, 7, 8 इस तरह कुछ हो। और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो आपके हैं सॉरी, वो आपके 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं हो। सोडियम जो है 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं हो। हार्डनेस का इस तरह गिवन है कि 500 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। हार्डनेस को हमेशा CaCO3 के रिलेशन में मेयर करते हैं। पीएच आपका 6.5 टू 8.5 से ज़्यादा ना होना चाहिए, ना हो। और आयरन जो है 0.3, सल्फेट का 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा ना हो। तो ये 3 जो हम लोगों ने गाइडलाइन डिस्कस की हैं, इन सबको जब फॉलो करता है तब वो ये पानी जाके आपके पीने के काबिल बन जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस किया? वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स थी। ठीक हो गया, तो हमने क्वालिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, अब हमारे वाटर के पैरामीटर्स रहती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो इसको आई गेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर कर लेते हैं। लेक्चर 2 को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और लेक्चर 3 में फिर हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।